26 नवंबर 1949 के दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। यानी आज ही वो दिन है। 75 साल पहले भारत का संविधान पूरी तरह से तैयार होकर संविधान सभा में आया था। साल 2015 में मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। संविधान दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम को संबोधित किया। फिर एक बार केंद्र सरकार पर ओबीसी, दलित, आदिवासी के खिलाफ सिस्टम तैयार करने का आरोप लगा दिया। लेकिन राहुल के आरोपों के पीछे क्या कोई आधार है? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में जाति का नैरेटिव फेल होने के बाद भी राहुल गांधी को लगता है कि संविधान खतरे में है और जाति वाला नैरेटिव अभी भी काम करेगा और इसलिए तथ्यों को बरगलाना पड़े तो वो भी किया जा सकता है। संविधान के नाम पर भ्रामक दावे की सियासत कब तक होती रहेगी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। दलित पिछड़े की बात, संविधान पर सियासत। 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। 100 रुपए में से 5 रुपए ओबीसी वर्ग निर्णय लेता है। आर पार की लड़ाई, जाति पर सियासत आई कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कुठाघात किया। विधायिका जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, चुनाव आयोग जिसको अलग अलग समय पे तोता कहा जाता है, तोता। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकारों में 100 से ज्यादा संविधान संशोधन किए गए, 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को भंग करके संविधान का मखौल उड़ाया गया, वो कांग्रेस पार्टी आज संविधान की बात करके झूठ और भ्रम फैला रही है। संविधान सिर्फ चेहरा, जाति ही है मोहरा। 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। यानी आज ही वो दिन है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम को संबोधित किया। फिर एक बार केंद्र सरकार पर ओबीसी, दलित, आदिवासी के खिलाफ सिस्टम तैयार करने का आरोप लगा दिया। एमपी में कांग्रेस ने भी संविधान को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। आखिर कांग्रेस के आरोपों के पीछे क्या आधार है? हर बार दलित, पिछड़ों की बात कर संविधान की दुहाई देकर कांग्रेस का टारगेट क्या है? आखिर संविधान के बहाने हर बार जाति ही क्यों केंद्र में आ जाती है? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो क्यों हर बार जाति वाला कार्ड खेला जाता है? जब चुनाव में जाति कार्ड ना चले तो संविधान की दुहाई देकर सियासत क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले महाडिबेट के सवालों पर डाल लेते हैं नजर। और हमारे आज के सवाल हैं, संविधान का नाम जाति वाली सियासत। दूसरा सवाल महाडिबेट का, कब तक दलित, पिछड़ों के बहाने निशाने साधे जाएंगे? तीसरा और आखिरी सवाल आज की चर्चा का, क्या संविधान कमजोर हो रहा है? इन्हीं तीनों सवालों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। राजेश पासवान जी, दलित चिंतक, हमारे साथ चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता बीजेपी, अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत स्वागत। और रुद्र विक्रम सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का फिर बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश बुंदेला जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, ये बताइए, संविधान खतरे में कैसे आ जाता है? जनता आपकी विपक्षी को, दूसरे दल को चुन लेती है तो संविधान खतरे में आ जाता है। राहुल गांधी के हॉल की अगर लाइट चली जाती है तो संविधान खतरे में आ जाता है। और संविधान करते करते आप जाति पर पहुंच जाते हैं। देखिए जी, हम वो व्यक्ति हैं, हम लोग के जिसने हमेशा संविधान का सम्मान किया, मान रखा है जी। और भाजपा वाले वो लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बोलते थे अब की बार 405, जिससे कि हमें संविधान में बदलाव करना है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने, उनके कई सारे नेताओं ने स्पष्ट तौर पर भाषण दिए कि ये संविधान जो है पुराना हो गया, इसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए। मतलब कि आप संविधान का सम्मान नहीं करते। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने कभी आजादी का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने कभी देश का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया। आज जो संविधान की बात कर रहे हैं, हकीकत बात यह है कि इनके मंसूबे फेल हो गए कि ये जो 400 पार की लड़ाई हारे, इसलिए मंसूबे फेल हुए, संविधान नहीं बदल पाए। और मुझे आज बताएं
कभी आपने दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ मॉब लिंचिंग सुनी है? नहीं सुनी होगी इस 70 साल में। लेकिन हाँ, मोदी सरकार के आने के बाद मॉब लिंचिंग हुई है, और मॉब लिंचिंग करने वालों को बाकायदा पुरस्कृत किया जाता है। ये संविधान का मजाक है। कभी आपने एक जो बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जो खुले तौर पर लोगों को धमकी दे रहा, मर्डर करने की जिम्मेदारी दे रहा है, उसके लोग फॉलोअर है, भाजपा के नेता, भाजपा के समर्थक है, उसके फॉलोअर है। ये संविधान को लगता है ये सारी संविधान खत्म करने की कोशिशें। लौटूंगा मैं आपके पास, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, संविधान खत्म कर रहे हैं आप, 400 सीटें लाकर यही करना चाहते थे, हालांकि जनता ने नकार दिया आपको। प्रथम तो आज संविधान दिवस का 75वीं वर्षगांठ है, और उन सभी महानायकों का नमन और उन सभी महानायकों का याद करने का दिन है जिन्होंने इस सुदृढ़ संविधान की नींव रखी, ताकि उस संविधान के माध्यम से जो है स्पून फीडिंग जो करते थे चांदी और सोने के चम्मच से, आज वो कहाँ है, और एक सामान्य व्यक्ति जो है देश के शीर्षत्व पद पर स्थापित हो चुका है। अब दूसरी बात है कि संविधान जो है असंवैधानिक 51 से लेकर जो है 1998 तक नहीं हुआ था, 2004 से लेकर 2014 तक नहीं हुआ था, लेकिन इन 10 सालों के मध्य में और इसके पूर्व के 5 सालों के मध्य में जरूर असंवैधानिक हुआ है। जबकि मेरे मित्र को यह संज्ञान होना चाहिए कि लगभग 123 संशोधन कांग्रेस ने किए संविधान में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भी उद्बोधन बताइए जिसमें वे कह रहे हो कि संविधान को जो है बदल देंगे। निश्चित रूप से संशोधन होते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने करे, और 1951 में जो संशोधन हुआ था 12 मई 1951 में, उसकी खिलाफत की गई थी बकायदा पत्र लिखकर। उसमें जो है न्यायपालिकाओं के अधिकार को सर्वप्रथम सीमित करने का कार्य कांग्रेस ने करा था आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष में, और उसके बाद में 74 में 42वां संशोधन लाकर, और उसके बाद में जो है अभी 2013 में जाने के पूर्व में जो अभी का जो रिसेंट लड़ाई चल रही है। चलिए, बहुत सारी फेरेंस गिना दी है, लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि जाति क्यों आ जाती है? संविधान खतरे में कहां है? जल्दी एक रिएक्शन आपका अवनीश जी। जो बदलाव की बात कर रहे हैं, हमने संविधान कभी नोटबंदी के लिए नहीं किया, हमने संविधान कभी लॉकडाउन के लिए नहीं किया जिसमें लोग मर जाएं। हमने संविधान में बदलाव जो किया, हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट के लिए किया, किसानों के हित के लिए, हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए किया, हमने डंकन प्रस्ताव पास किया जिसके ये विरोध में थे, कहते थे हमको नहीं पीना लिम्का पेप्सी, और इन्होंने एफडीआई का विरोध किया, और आज 25% एफडीआई का विरोध करने वाले आज 100% एफडीआई। मैं दोनों के पास आऊंगा, और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए राजेश पासवान जी। राजेश पासवान जी, दलितों की बात होती है, SC/ST की बात होती है, आरोप कांग्रेस की लिंचिंग हो रही है, इन्हें दरकिनार किया जा रहा है, और संविधान में बदलाव कर हो सकता है, ये तक आरोप लगाए जाते हैं कि भाई आरक्षण छीन लिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप? दोनों बड़े सियासी दलों की सरकारें रही हैं केंद्र में और राज्यों में। देखिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस की बाइनरी पे नहीं बात करना चाहूंगा। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक तरह से स्वभाव है, जब ये सत्ता में होते हैं तो अलग स्वर होता है, विपक्ष में तो अलग स्वर होता है, इसलिए मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि संविधान खतरे में नहीं है, संवैधानिक मूल्य खतरे में है। जिन संवैधानिक मूल्यों की निर्मित से संविधान बना है, और संविधान से जो अपेक्षाएं की गई थी, इस समाज में वंचितों की आवाज बनेगा, वो कमजोर तबकों की आवाज बनेगा, और जो मुख्यधारा से वंचित रह गए हैं, हाशिए पे शिकार है, उनको एक लोकतंत्र में सम्मानजनक जगह मिलेगी। इन चीजों पे लगातार अंकुश लगाया जाता रहा है, और इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता कि 3 ही सचिव क्यों हैं केंद्रीय में, विश्वविद्यालयों में कुछ खास वर्गों के ही कुलपति क्यों हैं, उद्योग धंधों में दलित और ओबीसी क्यों नहीं है, मीडिया में क्यों नहीं है, न्यायपालिका में क्यों नहीं है। तो जब सबका साथ सबका विकास है, तो सबका विकास दिखना चाहिए ना। और ये जिम्मेवारी वर्तमान की सरकार की है, वो सब जगह सबकी सुनिश्चित करे। दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि जाति वाली बातें, वो सबसे बड़े जातिवादी होते हैं जो जाति को इस तरह से कहते हैं। जब समाज में जाति मौजूद है और जाति देकर के शादियां होती है, जाति देकर के टिकट दिए जाते हैं, जातिगत आधार पर लोगों के तय किए जाता है कि किस जाति का कितना वोट है, तो जाति पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? जाति पर चर्चा होनी जरूरी है, और जातिगत विषमता जो है, जाति पर चर्चा होनी जरूरी है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं जाऊंगा अब हमारे साथ और 2 खास मेहमान हैं। दिनेश गुप्ता जी, एक बड़ी लाइन यहां पर दी है, दलित चिंतक साहब हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि जाति पर चर्चा क्यों नहीं। एक ये, दूसरा इस पर भी थोड़ा बताइएगा कि भाई संविधान में संशोधन क्या संविधान का खात्मा है? देखिए प्रशांत जी, अच्छी बात है कि संविधान पर चर्चा हो रही है, उसके मूल्यों पर चर्चा हो रही है,
और चूंकि हमारा देश ही पूरा संविधान से चलता है, ज्यादातर देशों में होता है कि वहां उनका संविधान होता है, तो ये अच्छी बात होती है ना कि लोगों के बीच संविधान पर बात हो रही है, उनके अधिकारों पर बात हो रही है, उनके कर्तव्यों पर भी बात होना चाहिए कि उनका खुद का अपना क्या कर्तव्य है नागरिकों का, तो वो भी इस पर बात होना चाहिए। तो ये जो स्थिति है ये उत्पन्न क्यों हुई? एक राजनीतिक एजेंडा था संविधान का, वो भले ही हम ये देख रहे हो कि चुनावी राजनीति में वो एजेंडा विपक्ष का नहीं चला, लेकिन लोकसभा चुनाव तक तो वो एजेंडा लोगों के बीच चर्चा का विषय था जी। अब महाराष्ट्र में नहीं चला, हरियाणा में नहीं चला, लेकिन जम्मू और झारखंड के नतीजे कुछ अलग थे। तो संविधान एक विपक्ष का मुद्दा और संविधान से जुड़ा हुआ है हमारा आरक्षण, जिस पर जाति की बात होती है। जाति की बात जब होती है तो जातिगत जनगणना की बात होती है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हमें इस पर भी तो विचार करना होगा ना कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। क्या हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि जिसमें धर्म और जाति को लेकर संघर्ष हो, आंतरिक संघर्ष की स्थिति बने? तो कौन चाहेगा ऐसे हालात कि हमारे देश के भीतर एक आंतरिक इस तरह की बातें हो और टकराव हो? आरक्षण की व्यवस्था है, उसे टकराव कोई नहीं चाहेगा। मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश गुप्ता जी, रुद्र विक्रम सिंह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र विक्रम साहब, चलिए माफ कीजिएगा, शायद हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। अवनीश बुंदेला जी, ये बताइए, दलितों की बात आप कर रहे हैं, लगातार दलित SC ST की बात आप कर रहे हैं, ये जरूर आपके पास मुझे लगता है आंकड़ा होना चाहिए कि केंद्र में जब आपकी सरकार थी तो आपने कितने लोगों को मंत्री बना दिया था SC ST से। दूसरा, बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं कि भाई कौन राष्ट्रपति बना, किस सरकार में कब राष्ट्रपति बना, ऐसे बहुत सारे आंकड़े मुझे लगता है कि ये जरूर आप लोगों के पास होना चाहिए। बीजेपी कहती है कि हमने रामनाथ कोविंद को बना दिया, द्रौपदी मुर्मू को बना दिया, अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बना दिया। जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता से आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि ऐसे सवाल आप मत पूछिए। हमने कभी इस विषय पर राजनीति नहीं की, हमने राष्ट्रपति पद का कभी राजनीतिकरण नहीं किया। क्या ज्ञानी जैल सिंह दलित नहीं थे? क्या KR नारायणन दलित नहीं थे? आप R वेंकट रमन की जाति पता करें किस वर्ग से आते थे। तो कृपया करके हमने कभी ऐसी राजनीति नहीं की। क्या आपने राष्ट्रपति राज्यपाल के पद तक आपने दलित OBC के दायरे में? दलित चिंतक साहब जब सवाल उठा रहे, राजेश पासवान जी सवाल उठा रहे थे कि नौकरियों में हर जगह भाई उनकी भागीदारी क्यों नहीं होती है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अमित शाह ने कहा हमने OBC प्रधानमंत्री दिया। अरे साहब, ये कौन सी बात है? आप ये पद, सबसे बड़ी बात हम तो कहते हैं शिवराज सिंह जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे, OBC को 27% आरक्षण नहीं दे पाए, और मैं जहां तक नहीं दे पाए ना, वो काम हमने किया, कमलनाथ की सरकार ने किया, उसके पहले दिग्विजय सिंह की सरकार ने किया, उसको खत्म करने काम किया। और केवल परसेप्शन बनाते हैं आप, मकसद नहीं है आपका भला चाहिए। प्रशांत भाई, मेरी बात खत्म नहीं। प्रशांत भाई जल्दी आएंगे ना आपके पास, दोबारा आएंगे। प्रशांत भाई दूर मत जाइए। संविधान का माहौल क्या होता, संविधान खत्म करने का जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में चल रहा है। निर्मला सप्रे जो हमारी विधायक है और रोज भाजपा की गोदी में जाकर बैठती है, इंदिरा गांधी जी की बात पर उस समय उन्होंने जो है जनगणना को बताया, उसके बाद निर्मला सप्रे जी ने अभी नहीं छोड़ी है इस पार्टी जी उसको नकारते हुए आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि जब सत्ता प्राप्ति से दूर हो गए उनको नकार दिया। जी, उनकी भी सुन लीजिए, आप अपनी बात करिए, उसके उनकी सुन भी लीजिए ना। प्रेम व्यास जी बोलिए। बिल्कुल 1951 से स्टार्ट करता हूं, उसके पूर्व में होती थी। उसके बाद नेहरू जी ने बंद कराई, उसके बाद इंदिरा जी ने स्टेटमेंट दिया कि ना जात पे ना बात पे, इंदिरा जी की बात पे, राजीव जी ने उसको नकारा। उसके बाद राहुल गांधी जी ने 2008 का इंटरव्यू कि मैं जात पात पे विश्वास नहीं करता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा है कि युवा गरीब पहला, मेरे लिए 3 जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और जो भी दलित है, गरीब है, शोषित वंचित वर्ग का विकास करना मेरी प्राथमिकता में आता है। कांग्रेस बताए कि काका कलेक्टर रिपोर्ट्स कब आई थी, क्या उसको लागू करा? मंडल आयोग की रिपोर्ट्स कब आई थी, क्या कांग्रेस ने लागू करा? 50 वर्षों में अगर दलित जवाब दीजिए। एक और मेहमान हमारे साथ व्यवस्था करी, दोष किया ना, कांग्रेस ने व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया। अगर कांग्रेस व्यवस्था में परिवर्तन करती तो निश्चित रूप से आज जो है वे समक्ष रूप से किस समय लोग हैं जो बीपीसी बिल को कांग्रेस ने गठित किया था और बीपीसी की महिला आरक्षण के विरोधी हैं, ये भूल जाते हैं। और हम तो साफ कहते हैं कि संविधान को कैसे तोड़ा जाता है, उसका उदाहरण निर्मला सप्रे है।
संविधान आपने 1942 में तोड़ा। श्रीमान थोड़ा सा आप भूतकाल में जाइए, कालखंड में आपके द्वारा किए गए कृत्यों के जो है अभी भी अमिट अवशेष इस पृथ्वी पर मौजूद है। इस भारत की धरा पर आपके द्वारा किए गए कृत्यों के निशान आज भी मौजूद है। बिना आरोप के, बिना वकील के, बिना जो है आप कानूनी सलाह की जेल के सलाह के पीछे डाल देना, मात्र उसका कारण क्या था? मैं एक और मेहमान को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे साथ हैं रुद्र विक्रम साहब हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, संविधान के जानकार भी हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, बहुत बड़ा सवाल है, संविधान की बात होती है और बात होते होते जाति पर आ जाती है, लेकिन सवाल यह कि उसी संविधान ने जिसने जाति आधारित आरक्षण दिया, व्यवस्था की, वो उसने ये व्यवस्था भी दी है कि आप उस पर चर्चा करें। अनलिमिटेड टाइम तक तो ये आरक्षण की बात नहीं थी ना। देखिए, ये बिल्कुल जो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जो संविधान समानता की बात करता है, संविधान जो शब्द है, मैं पहले यहीं से शुरू करूंगा कि संविधान जो शब्द है वो वही समानता की बात करता है। सम मतलब समानता, विधान मतलब कानून। तो जो संविधान है वो समानता के शब्द से ही बना है संविधान। तो उस संविधान में इस तरीके की परिकल्पना सिर्फ इसलिए की गई थी कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनको एक मुख्य धारा में लाने की एक पेशकश थी, जो कुछ वर्षों के लिए व्यवस्था की गई थी। उसके बाद उसमें यह भी था कि आप इसकी बात करेंगे, व्यवस्था करेंगे, चर्चा करेंगे, और जब मुख्यधारा में लोग आ जाएंगे उसके बाद इस व्यवस्था को खत्म कर दी जाएगी। लेकिन आप आज उसको खत्म करने का क्या, उसका नाम भी नहीं ले सकते, चर्चा करने की बात तो दूर है। चले, देखिए, ये एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, एक बात और, संविधान की जब बात होती है तो एक पार्टी के नेता लोग जब बातें करते हैं कि संविधान में ये खत्म किया जा रहा है, वो खत्म किया जा रहा है। एक चीज और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ और बड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि संविधान को जब हम पलटते हैं, संविधान की अब मूल प्रति जब आप देखते हैं, मूल प्रति में पहले पृष्ठ पर राम दरबार की फोटो है। तो इस संविधान में यह बात भी है कि संविधान हमारा जब चलेगा तो संविधान की मूल भावनाओं के साथ चलते हुए हम राम राज्य की परिकल्पना भी संविधान करते हैं। चलिए ठीक है। अवनीश बुंदेला जी, कुछ आंकड़े मेरे पास है। आप संविधान कह रहे हैं खत्म हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी साहब भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ आंकड़े समझ लीजिए। 1966 से 1977 के बीच आपने 36 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, राज्य सरकार गिराई है। 1980 से 84 के बीच 15 बार आपने सरकार गिराई राज्य की। ये संविधान बचा रहे थे आप? मैं बिल्कुल बता देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात, सरकार गिराना या सरकार बनाना अलग विषय। जो जिस तरह से सरकार ये गिरा रहे हैं, वो संविधान खत्म करने के विधायकों को वायु मार्ग से बेंगलोर ले जाते, गुवाहाटी ले जाते, वो संविधान खत्म करने के दायरे में आएगा। जी, हमने कभी भी संविधान का गला घोंटकर सरकार नहीं गिराई है। जिस तरह से इन्होंने आतंकवाद, जिस तरह से भाजपा की सरकारों ने दंगे फसाद करवाए, हमने कानून व्यवस्था लागू करने के लिए कानून का पालन करवाया। संविधान में जो निर्मित है, जो संविधान में हमको अधिकार दिए गए हैं, हम उन अधिकार। प्रेम व्यास जी, समझ लिया आपने कैसे संविधान खत्म हो रहा है? प्रेम व्यास जी, संविधान में बदलाव किया है, हमने संविधान में बदलाव किया है जनता की बेहतरी। प्रेम व्यास जी, जवाब आपसे चाहिए। आपने अंदाज लगा लिया होगा कैसे संविधान खत्म होता है, लेकिन सुन लीजिएगा, जनता पार्टी ने भी 21 बार राज्यों की सरकार गिराई है। लॉकडाउन क्या था? 1998 में जो है आतंकवादियों के केस लड़ने वाले वकीलों को बुला के मुंबई ब्लास्ट वालों को कांग्रेस ने टिकट दिए, तब संविधान खतरे में नहीं था। लेकिन अब संविधान खतरे में। 1951 से लेकर 1967 तक लगभग 520 विधायक अन्य दलों से कांग्रेस में चले गए, तब संविधान खतरे में नहीं था। लेकिन 210 विधायक जैसे ही कांग्रेस से अन्य दलों में गए तो संविधान खतरे में आ गया। और यशवंत सिंह चौहान के निर्देशन में एक दल बदल कानून का जो है पालन करने के लिए कांग्रेस बदल हो गई। और मीसा बंदियों की बात करते हैं, लालू जी ने तो अपनी नाम मीसा रखा है। यह आपको आज ये बताता है कि आपने किस तरह से मीसा बंदियों के ऊपर अत्याचार करे। ये कांग्रेस के अत्याचारों का जीवंत उदाहरण है। आप लालू जी का पुत्री पता कर लीजिए। उसके बाद में आपने भर में जिस तरह से कार से गोली चलाई, वो संविधान, उसके बाद में आपने 2003 में संशोधन करे।
क्या वो संवैधानिक थे 2007 के पश्चात? उसके बाद आपने जामिया मिलिया से जो है का दलितों का आरक्षण समाप्त कर दिया, संवैधानिक था, लेकिन यहाँ आपके संवैधानिक पहले समाप्त किए जाते हैं। जिस तरह से आपने संवैधानिक का संवैधानिक कृत्य करे, देश की जनता उसी का जवाब दे रही है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास जी, दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। जी जी जी, ठीक है दिनेश गुप्ता जी, जाति की बात हो रही, संविधान की बात हो रही है, लेकिन कुछ और आंकड़े हैं। वर्तमान में जो मोदी सरकार है उसमें अगर हम मंत्रियों की बात करें तो SC 10, ST 5, OBC 29, सवर्ण 28 हैं। दूसरा बात हो रही थी इससे पहले कि भाई किसने कितनी बार सरकार गिराई, तो आंकड़े कांग्रेस के मैंने जरूर बताया, लेकिन मोदी और वाजपेयी सरकार का अगर जिक्र करें तो 6 साल में 5 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल वाजपेयी सरकार ने किया। 2014 से 2024 तक लगभग 11 साल हो गए हैं, लगभग 15 बार, माफ कीजिएगा 10 बार 356 का इस्तेमाल हुआ है। तो आंकड़े तो भले ही आप कह दें कि मोदी तानाशाह है या मोदी के लिए आप बहुत जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आंकड़े तो इससे बहुत उलट है। दिनेश गुप्ता जी। देखिए प्रशांत जी, ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं जी, इन्हीं आंकड़ों के कारण तो बाद में जो केस था सुप्रीम कोर्ट में जो गया था कर्नाटक का, जिसमें 356 के अधिकार को लेकर बहुत सारे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। उसके बाद आप देखिए 356 का इस्तेमाल कहां हुआ। लेकिन अब जो जिस तरह की सियासत हम देख रहे हैं ना कि अब विधायकों का दल बदल हो रहा है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि उसके बारे में अध्यक्ष का फैसला जो महाराष्ट्र में विवाद का विषय रहा, अलग अलग तरह की चीजें हैं। कोई भी चीज को हम कंपेयर करके दूसरे को ये नहीं कह सकते कि इनकी कमीज ज्यादा काली थी या इनकी ज्यादा सफेद है। आज जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं, हमेशा उसी पर लोगों की बहस होती है, लोगों का ध्यान होता है। आज जो मैंने पहले भी कहा कि आज आप जाति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धर्म की बात हो रही है। तो हम 75 साल बाद देश में किस तरह का मॉडल लाना चाहते हैं, दोनों राजनीतिक दलों को इसके बारे में सोच रहे हैं। आज हमारे साथ जो आप देखिए बहुत सारी चीजें कि सबसे बड़ी युवा शक्ति है, मोदी जी तो खुद कहते हैं ना, तो इसका कैसे उपयोग किया जाए, कैसे इनके स्किल का उपयोग किया जाए, पूरा फोकस तो इस बात पर होना चाहिए ना कि विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष का जो राजनीतिक एजेंडा है वो तो लगातार फेल हो रहा है, तो सत्ता पक्ष को इसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है अवनीश जी जल्दी 10 सेकंड। मैं कहूंगा संविधान का दुरुपयोग क्या है मैं बताऊं। मणिपुर के ऊपर आप चुप क्यों हैं? ठीक है, मणिपुर में जहां रेस्टेड जो है 5000 बलात्कार, 10 सेकंड प्रेम व्यास जी आपके पास है, 50,000 काट दिया गया। ठीक है, चले दलित के नाम पर सियासत मत करिए, जाति पर मत जाइए, संविधान की बात करते हैं तो संविधान को पढ़िए भी, समझिए भी कि आखिर हो कहां क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महाडिबेट में आज बस इतना ही।